विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास के बारे में चर्चा चल रही है हमारी। और इतिहास में हम कुछ पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐतिहासिक सन देखे थे, चंगेज खां के बातें देखी थी। आज हम पढ़ते हैं चंगेज खां के उपरांत मंगोल की स्थिति क्या थी। तो चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण हम 1255 से 1300 तक, जिसमें समस्त चीन यानी सन 1279 ईरान, इराक, सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 में के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्य का सामना करना पड़ा। विपर्य माना किसी विरोध का। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप, मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने, हंगरी देश है ध्यान रखना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले हैं। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर आंतरिक राजधानी थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां चोजी और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गई। अब उनके लिए यूरोप में अभियान की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खां के वंश की तोलुयिद शाखा के उत्तराधिकारियों ने चोजी और ओंगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंगे, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंश था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए। परंतु 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर चोजी और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने चोजी वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। ये चौंजी चुंजीर आपको पता चीन है। चीन में इस तरह के नाम होते हैं, यूची, पांचीर, सींची, तो वैसे ही है। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया, यानी इकट्ठा किया सारे को। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। हथियारबंद यानी सबके पास हथियार होते थे, जो वयस्क होते थे ना अपनी उम्र की। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खां की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खां उन विभिन्न जनजातीय समूह जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी।
चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी छोटी छोटी इकाइयाँ थे ना, कुल कबीले, इनको खत्म कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर की जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहते थे, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और विभिन्न वंशों और कुलों को एकीकृत कर उसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करते थे। नौयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खां का साथ दिया था। चंगेज खां ने सार्वजनिक रूप से अनेक व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, उनको चंगेज खां ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरीके से उभरे अभिजातीय वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। अभिजातीय यानी जात वर्ग से संबंधित होते ना। इस नवीन स्मरणी में चंगेज खां ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ है निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खां का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्यों को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। यानी सीमा परिवर्तनशील का मतलब आज कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो अगले क्षेत्र पर अधिकार करना, इससे सीमा फिक्स नहीं थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र चोजी को रूसी स्टेप प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्ण भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पठार का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया। चंगेज खां ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तौले ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खां का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां, जिसको तामा निर्धारित कर दी कि कोई भी उत्तराधिकारी में लड़े नहीं, अलग अलग सैनिक टुकड़ी होगी जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। यानी प्रत्येक क्षेत्र में परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध, सरदारों की प्रसिद्ध यानी जैसे किरिलताई में होता था। इसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चरागाह भूमि और उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यह आप देख सकते हो मंगोल वंश के शासक चंगेज, ओगोदेई, चगताई, चोजी, यामुक, बरके, ये ना चीनी से लगते हैं ना, चाइनीज से, देखो हलाकू इन क्षेत्र में थे ये। चंगेज खां ने पहले से एक फुर्तीली हरकार पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूरदराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ और बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकूर कर कहते थे। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में जाने वाली घटनाओं की निगरानी में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गए और दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन क्षमता अस्त व्यस्त हो गई।
सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई। संप्रभात लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से इराक के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का नियमित रूप से कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे वह बहुत बड़ा पारिस्थितिकी विनाश हुआ, जिससे खुरासन के कुछ हिस्से भी नहीं उभर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंधित हो गए थे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया और नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पेजा और मंगोल भाषा में जेरेज जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक एक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते हैं। फिर देखिए 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदाय में विरोध होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर ये विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चरागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक में आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खां का पोता कुबलई खान कृषकों नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खां, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और सेनापतियों को आगाह किया कि वह कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके गंतव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खां को हैरानी में डाल देती थी। तो ये चंगेज खां के वंशज की बात चल रही है। गजन खां का भाषण क्या था, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।